नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी ने स्वरों का वर्गीकरण यानी ध्वनिगत विशेषताओं के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आशा करेंगे कि आपको वो ट्रिक्स भी अच्छी लगी होगी और वो वीडियो भी अच्छा लगा होगा। आज हम ध्वनिगत विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे जो हमने लिखा है। क्या लिखा था हमने दूसरे नंबर पे? मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। इस आधार पर स्वरों के 3 उपभेद किए गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। सबसे पहले बात करेंगे हम ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, अर्थात एक चुटकी बजाने के बराबर का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ और री, जिसकी ट्रिक हम बता चुके हैं आपको। क्या थी? औरी, अ, उ, री। री में ही हमने छोटी ई की मात्रा लगाई थी, औरी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, अर्थात 2 चुटकी बजाने के बराबर का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 7 होते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। हम इसे ट्रिक से ही याद करवाएंगे आपको। इस 7 को स्वरों को याद रखने के लिए आप एक लाइन ये कहिए, शब्द तो नहीं होगा, तो आप ये याद कर लीजिएगा, ओए आई हूँ। ओए आई हूँ, तो ओ से हो जाएगा ओ औ, ए से हो जाएगा ए ऐ, आ से आ रहेगा, बड़ी ई का बड़ी ही रहेगा, और हूँ में जो है हमने बड़ा ऊ लगाया है, तो आप उसे याद रख लीजिएगा, बड़ा ऊ। तो ओ औ, ए ऐ, आ, ई और ऊ, बड़ा ऊ। तो ये हो गए दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7 स्वर। तो आप इसे याद ऐसे रख सकते हैं, ओए आई हूँ। ठीक है, ट्रिक से याद हो जाएगा आपको। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम प्लुप्त स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में अत्यधिक यानी अधिक समय लगे, अर्थात 3 चुटकी बजाने के बराबर का समय लगे, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ओम का उच्चारण जो होता है वो प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आता है, यानी ओ को अधिक लंबे समय तक खींचकर जब हम बोलते हैं तो वो ओम के रूप में उच्चारित होता है, और जो कि प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आता है। प्रत्येक स्वर को लंबे समय तक बोलकर हम उसे प्लुप्त स्वर के अंतर्गत बना सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? वैसे हमने बता रखा है, फिर भी हम वापस बता देते हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें बताने में। तो लंबे समय तक कैसे? जैसे हम हंसते हैं, कभी कभार रोते हैं, चलो हंसने का ही लेते हैं। हम हंसते हैं ना, तो किसी की हंसी बहुत कोई अच्छा सा जोक होता है, कोई मजाक करता है, तो हम बहुत ज़ोर से हंसते हैं, तो हमारा साउंड लंबे टाइम तक चलता है ना। कुछ कुछ लोगों का फ़नी होता है हंसना, तो आप हंसना और रोना को प्लुप्त स्वर के अंतर्गत ले सकते हैं। करके देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। ज़ोर से आवाज़ करते तो साउंड साथ में आता है ऐसे। तो ये होते हैं मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। नंबर तीसरे पे हम बात करेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। इस आधार पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर और अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। पहले बात करेंगे वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत, यानी वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, ओष्ठों को वृत्ताकार यानी गोल करके जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 5 होते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं, और इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, आओ। हमने कहा ना, हम राजस्थान में शुद्ध मारवाड़ी बोलते हैं, है ना। तो मारवाड़ी में बहुत सारी जो हमारी माएँ हैं, मतलब माता जी वो भी हैं, वो लोग अक्सर एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं ना, तो ऐसे ही उनको उत्तर ऐसे ही आता है कि बाहर चल रही हो क्या, तो वो उत्तर में जवाब देते हैं आऊँ। शुद्ध है, देसी है, बोलने में भी अच्छा लगता है, आऊँ, है ना।
मतलब हमारी मम्मी वगैरह बोलते हैं, तो आऊँ। तो आ से आप यहाँ पे क्या याद रखोगे, कॉलेज वाला ओ। कैसे याद रखोगे, आ से ओ याद रखना है आपको, यानी जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, है ना, तो ओ, पूरा चंद्र बिंदु नहीं आएगा उसमें, वो वाला आ के ऊपर आधा, तो उसको ओ बोलते हैं, ठीक है। तो आऊ ओ में आपको आ से वो याद रखना है, और ऊ से ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और आऊ ओ से आपको याद रखना है ओ और औ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, आऊ ओ, ठीक है, ओ ऊ और ओ औ। तो ये हो गए 5। यानी ओष्ठ से आपको याद रखना होठों के आकार से, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, तो हमारे होठों का आकार बनता है, जैसे ओ ऊ, है ना। आप उच्चारण करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ओष्ठ मतलब होठों का जो, होठों के द्वारा जो उच्चारित किए गए स्वर होते हैं, उन्हें ओष्ठाकृति के आधार पर कहते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अवृतमुखी, यानी अवृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, अर्थात फैल जाते हैं, उन्हें अवृत्ताकार या अवृतमुखी स्वर कहा जाता है। और ये संख्या में 6 होते हैं, ये संख्या में 6 होते हैं। और इसे भी हम ट्रिक से ही बता देते हैं, जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो ये है आइए ऋषि। क्या कहा हमने, आइए ऋषि। आ से हो जाएगा आ, ई से आपको याद रखना है छोटी ई और बड़ी ई, तो आ ई। फिर ए से आपको याद रखना है ए ऐ, और ऋषि से सिर्फ री याद रखना है आपको, शी याद नहीं रखना है, सिर्फ री याद रखना है, तो इजीली याद हो जाएगा, आइए ऋषि। ये संख्या में 6 होते हैं। चलो दूसरा भी तीसरा भी पढ़ लिया हमने ओष्ठाकृति के आधार पर। अब हम बात करेंगे जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। तो जिह्वा तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारे जीभ जो है ना मुख के अंदर, उसके बारे में बात की जाती है। उसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, स्वरों में, ठीक है। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। सबसे पहले बात करेंगे हम अग्र स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय रहता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं, और ये संख्या में 5 होते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं। इसे भी ट्रिक से ही याद कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा हमें याद। तो अच्छी लाइन है। आप अग्र स्वर याद रखने के लिए ये याद रखिएगा, ई है गृह। क्या याद रखेंगे आप, ई है गृह। देखिए ई में हमने यहाँ पे बड़ी ई लगाई है, तो आप यहाँ छोटी भी लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, याद रखना है बस हमें इसको, ठीक है। तो ई है गृह, ई से आपको याद रखना है ई, छोटी ई और बड़ी ई। हम में यहाँ पे हमने एक ही मात्रा लगाई है, देखिए एक मात्रा लगा रखी है हमने, तो हे, हमें ए सुनाई दे रहा है, तो आपको ए से याद रखना है ए ऐ, ठीक है। और ग में हमने देखो र लगा है, मतलब री की मात्रा लगाई है ना। वैसे तो र लगता है इसमें शुद्ध में, लेकिन यहाँ पे हमने री लगाई है, तो आपको गृह से री याद रखना है। तो ई है गृह, तो कितने हो गए, 5 है, याद करके देख लो। ई से याद रखना है ई, हे में ए लगा है तो ए ऐ, और री, हो गए 5। तो अग्र स्वर याद रखना है, तो एक लाइन याद रखिएगा, क्या, ई है गृह, ई है गृह। वैसे आपने सब जगह ये सब कुछ पढ़ रखा है, हमें पता है, हम कोई पहला नहीं बना रहे या आपको बता रहे हैं कि ये सब स्वरों के जो भी वर्गीकरण और ध्वनिगत विशेषताएं, पर हमें लगा कुछ ट्रिक्स ऐसी है जो हमसे भी याद हो गई थी, तो आपसे भी हो जाएगी, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो अग्र के बाद हमने दूसरे नंबर पे बात करनी है मध्य स्वर के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। तो जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य सक्रिय रहता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। तो मध्य में आप ऐसे याद रख लीजिए, म में अ आता है तो सिर्फ अ आता है ना, मतलब समझ लो म अकेला ही है ना, उसका भाई है ना उसकी बहन है, वो अकेला है, मध्य में है तो अ है, ठीक है। और अगर ऐसे याद नहीं रहे तो आप याद रखिएगा, हम जब भी म लिखते हैं ना, तो हम सबसे पहले एक सीधी लाइन बनाते हैं, है ना, म में। तो म की जगह आप क्या याद रख लो, इधर 3 का चिन्ह बनाना है, यानी ऊ का चिन्ह बनाना है,
तो 3 से आपको याद रह जाएगा अ, है ना। तो म या अ याद रख लीजिएगा, ये तो इजी है, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो म से मध्य, मध्य में कौन रहता है, अ रहता है, ठीक है। तो मध्य स्वर हो जाएगा अ। अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे पश्च स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग थोड़ा सा उठता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये संख्या में 6 होते हैं। इसे याद करने के लिए आप ये लाइन याद रखिएगा, कॉलेज आऊँ। आओ शब्द का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है, लेकिन इससे पहले हमने एक शब्द लिख मतलब इस्तेमाल किया है, वो है कॉलेज। वो हमने इसीलिए किया है ताकि आपको जो स्वर हमने इसमें लगाया है वो आपको याद रह सके। आप पूछोगे कैसे, देखिए कॉलेज जो है हमने शब्द लिखा है, उसमें आप देखिए क के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया है, परंतु आधा लगाया है, पूरा नहीं है वो, ठीक है। तो आपको इससे याद रखना है कौन सा स्वर, अ, यानी कॉलेज। हॉस्पिटल, तो आ के ऊपर आधा चंद्र बिंदु वाला स्वर आपको याद रह जाएगा, ठीक है, कॉलेज में। उसके बाद हमने लिखा है आऊ, तो आ से आपको याद रखना है आ, ऊ से याद रखना है ऊ, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ओ औ, ओ से याद रखना है ओ और औ। ये हो गए 6 पश्च स्वर। तो फिर आज हमने क्या क्या बात की है, मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर ध्वनिगत विशेषताओं के बारे में पढ़ा, यानी स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद हमने पढ़ा ओष्ठाकृति के आधार पर, और आखिर में पढ़ा जिह्वा की स्थिति के आधार पर। इसके बाद वाले जो भी है वो भी हम आपको बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तब तक के लिए क्या करें, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।